it'd be interesting to explore वाकई में the conditions under which policies do travel. Or, essentially when does borrowing of policy happen and what is the impetus for that? This paper makes a very interesting sort of background, gives an interesting background for LCE. But I think that conversation would be helpful as well a little bit. जी जरूर डॉक्टर फरा एंड मैंने एक क्लिप शेयर किया था फ्रॉम माय पॉडकास्ट इन द ग्रुप अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको आई विल ट्राई एंड रन इट फ्रॉम हियर इफ आई कैन और फिर हम इस पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हमारे मुल्क में जो कुछ बड़ी एजुकेशन पे काम करने वाली नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो काम कर रही हैं और पर्टिकुलरली जो फॉरेन डोनर एजेंसीज हैं जो यहाँ पे एजुकेशन और उससे मुतल्लिका फील्ड के अंदर काम के लिए सपोर्ट करती हैं, फंडिंग करती हैं, इस रिलेशनशिप से हमारी सोसाइटी को क्या फ़ायदा पहुंचा है आपके एक्सपीरियंस या ख्याल से? बिकॉज आप कंसल्टेंट भी रहे और चीज़ों को आपने इस जाविये से भी देखा और ऑब्जर्व किया हुआ है। जी ये बहुत अहम सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जो अमल दखल है इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ एट्सेट्रा उस हवाले से ideas about education, what education should be, how it should be imparted, pedagogy, content, ये सब कुछ इसमें एक traffic of ideas बढ़ती है in the 1990s। उससे पहले भी थी लेकिन Why in 1990? Is there any specific reason or incident or generally in 1990? No, yes, there is an incident. The incident is the demise of the Soviet Union, USSR। हाँ, USSR जब गया तो उसके बाद आप देखिए इट्स इन द अर्ली 1990s जो जोमटीन कहते हैं जिसको एजुकेशन फॉर ऑल और ये सब कुछ हुआ और उस वक्त ये एंड ऑफ द हिस्ट्री की बातें भी हुई, द हिस्ट्री हैज एंडेड एंड आल्सो नाउ ऑल कंट्रीज विल अल्टीमेटली बिकम लिबरल डेमोक्रेसीज, ऐसा कुछ ख्याल था ना। तो अब ये मुल्क जो थे उनको उस डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री पे आप जगह जगह देखना शुरू कर दिया गया। सो कुछ लोग जो हैं वो उस डेवलपमेंटल पाथ में लिबरल डेमोक्रेसी के ज़्यादा नज़दीक हैं, कुछ बहुत दूर हैं, कुछ बिल्कुल ही दूर हैं। और सो क्योंकि नाउ द एंटायर वर्ल्ड शुड मूव टूवर्ड्स दिस रियली ग्रेट सिस्टम विच सीम्स टू बी ऑल्सो क्रम्बलिंग नाउ, तो इसलिए इसमें एक इंटेलेक्चुअल इनपुट की भी ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी के साथ इंगेजमेंट की भी ज़रूरत है, so that some of those ideas, because ideas are very important, that underpin the system and also help in its operation, वो सब जो हैं और some of those are great ideas actually. They are applicable regardless of, for example, child-centered learning भी उसी बात से हम तक पहुंची। उससे पहले तो हमें क्या पता कि child-centered learning, constructivism, project-based, this and that, even the idea of assessment, for example, मुझे तो याद है हमारे तो इम्तिहान ही होते थे। So या सालाना इम्तिहान होता था या वो क्या कहते थे उसको शशमाही, फिर 1990s में ये टर्म असेसमेंट पहली बार हमने सुनी थी। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें नजर आया होगा। देन आई वांट टू शेयर समथिंग एल्स आल्सो, दिस गोज वे बैक टू व्हेन आई वाज राइटिंग माय डिसर्टेशन। सो ये जो है ना जी, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माय डिसर्टेशन। तो इसमें मैं इसको शुरू इस तरह से कर रहा हूँ कि व्यूड फ्रॉम आउटसाइड, outside the United States, especially from a vantage point in a foreign institution where I was, Ali's की मैं बात कर रहा हूँ। United States of the 1990s appeared as exporter of terms such as constructivist teaching and learning, teaching for understanding, child-centeredness को मैंने read कर लिया था just to show it to you, so on and so forth. So half understood but largely welcomed terms such as these
those above were interpreted, recontextualized in local talk about teachers and schoolings without any reference to conditions of their production. हम ये नहीं देख रहे थे कि what kind of debates are happening in the 1990s and even before that. And in the middle of those debates, these terms were kind of popping up. But we were just looking at them as they were presented to us as products of some educational science, which they were not in the land of their origin. Right? So when these words and descriptions produced in one culture traveled to distant cultures, as from the American continent to South Asian subcontinent, where I encountered them as a math teacher and a teacher educator, they came across as pretty secure descriptions of teaching and learning generally and of math teaching and learning particularly, because my dissertation was on math. ये footnote मैंने इसको यहाँ किया number 1. अब आप footnote को मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ. ये किताब है गीता स्टाइनर खम्सी की. It has a title of Traveling Reforms, right? Or I think it came across like 2004. Well, actually, this might be an article. The book is the borrowing, lending and borrowing of educational policy. So if you have not taken a look at that book, I very strongly recommend you take a look at that book. Because there it talks about such multilateral organizations such as World Bank and which is also a knowledge bank. That it doesn't just lend money, but also ideas. ये है थोड़ी सी history of traveling reforms जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. And most of this is happening in 1990s. अब मैं आपको वो पेपर दिखाता हूँ. उसमें से कुछ चीजें I think worth reading है, तो वो भी लगे हाथ हम देख लें. So here they're talking about the purposes, so narratives around the purposes, learner-centered education. So ये मैंने यहाँ पे highlight किया था, and it just speaks precisely to the way. I've not read this article when I was doing the podcast or उससे पहले, but the ideas are very similar. So मैं first से आपको पढ़ के सुनाता हूँ. First, one line of reasoning is that people, by virtue of their essential natures and shared biology, learn more effectively when they have more control over their learning and are guided in the process, rather than having a fixed curriculum imposed on them in set ways. The authoritarian curriculum को यहाँ पर ये इस तरह से project किया जा रहा है as if it's not conducive to good learning, right? Which in itself is debatable, and I'll tell you why later. एक तो ये बात है. दूसरा जो है, the second contention is that a key purpose of LCE is to free people from oppressive forms of control. So that's very political, right? अब आप देखेंगे LCE जो है कहाँ पे जाके किस तरह के purposes को hit कर रहा है. It's not just about learning. And it falls right into that paradigm where, you know, some of these countries are being transitioned from the current systems, which are very authoritarian, to a liberal democratic system, which is their destiny. And so therefore they must be prepared to have those kinds of attitudes. Those are, you know, sort of acceptable in that kind of political dispensation through education early on in their lives, right? So to free people from oppressive forms of controls that are manifested in knowledge which limits their thinking and prospects, and pedagogical approaches which keep them subjugated to the wills of those with power. ठीक है. So ये है emancipatory arguments for LCE. फिर वो आगे आप चलें तो कुछ और भी है. The third, मैं ये मिस कर देता हूँ. हाँ नहीं, इसमें ये पढ़ने की बात है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है. So LCE is believed to help break down traditional teacher-learning power relations, which hardly ever it does, right?
and thus prefigure a more equitable social order, which is a desire, I think. It is also seen to develop the critical thinking skills that lead to freedom from oppression, and therefore underpins the development of democratic citizenship, right? ये जरा सोचने वाली बात है, आप इसको ना थोड़ा सा assimilate करें और देखें कि कैसे लिंक हो रही है, and why in the 1990s therefore. Okay, so with the global growth of numbers of democratic political regimes, ये हुई ना बात फिर, there is an increasing concern for education's role in facilitating democratic citizenship, and LCE is seen as an appropriate vehicle. ठीक है, इसको भी आप जरा डाइजेस्ट करें. Third, we find LCE advocated as an appropriate preparation for contemporary and future life. तो अब economics आ गई. So the workers and the citizens now need to be prepared in a different way because the history has ended. वो हिस्ट्री का एंड जो है, ये थीसिस तो आप में से कुछ लोगों ने देखा ही होगा, फ्रांसिस फुकुयामा का, जो 1990s में सोवियत यूनियन की डिवाइस के बाद आया था. उसने एक किताब लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, और उसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये था कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब दुनिया में और कोई सिस्टम नहीं है जो लिबरल डेमोक्रेसी का मुकाबला कर सकते हैं. तो सब आहिस्ता आहिस्ता जो मुल्क लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं है वो बन जाएंगे लिबरल डेमोक्रेसीज. तो इसलिए अब आपको, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को साथ साथ लेकर खेलना है, तो यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन टू प्रिपेयर अ सिटीजन दैट कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्प्लेक्स एज सिटीजन एज वेल एज अ वर्कर. तो वहां पर ये है दिस होल कॉम्प्लेक्स दैट मेक्स learner centered education relevant in the early 1990s. So I'll stop here. This was just to give you a preamble and a context of where this whole thing is coming from, before we go deeper into what happens to it when it hits our classrooms here or classrooms in South Africa, that matter. Ji. If Bushra, perhaps you wanted to come in? So एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है वो सेकंड नैरेटिव से है, जो इमेंसिपेशन से रिलेटेड है. तो उसमें ये था कि यहाँ पे जो ऑथर है, इस आर्टिकल में ऐसे बात की कि उन्होंने कहा कि आई विल कोट, तो हियर आई कोट, बट मोर इम्पोर्टेंटली दिस इज़ नॉट सो मच एन अचीवमेंट और आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच एज अ वे ऑफ वर्किंग where process is as important as outcomes and where teachers' higher moral purpose is the driving force. Teachers motivated to use learner-centered approaches from within this narrative are likely to perceive themselves as accountable to a higher order than policy and may indeed be critical of the authorities, and it goes on. So मेरा क्वेश्चन इसमें इस बात को मुझे थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही है. अगर आप इस पे इसको एक्सप्लेन करें, ये हायर मोरल पर्पस वाली बात को. आप क्लासरूम में एक ऐसी फिलॉसफी को अगर नाफिज करने की कोशिश करेंगे कि जिसकी कल्चरल एंटीसीडेंट्स या कल्चरल फाउंडेशंस एग्जिस्ट नहीं कर रही, किसी और कल्चर में तो है ना जहां से वो चल के यहां तक पहुंची है, एंड दैट्स द होल पॉइंट ना. अच्छा, आप फर्ज कीजिए कि बुशरा, यू आर दैट टीचर हु हैज बिकम कन्विंस्ड दैट दिस लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन approach is a great thing to have, right? And that it will actually meet those cognitive aims as well, जिनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है ना. People learn more, better if they are in charge of their learning and so on. ये आपने believe कर लिए. लेकिन और किसी ने आपके कान में ये बात डाल भी दी कि भाई हमारी सरकार जो है वो चाहती है कि लर्नर सेंटर्ड ही हो. लेकिन सरकार चाहती तो है कि लर्नर सेंटर्ड हो, लेकिन सरकार ने फिर उसके बाद जब आपको टेस्ट करना है, आपको रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स जो आपको देने हैं वो होंगे बेस्ड ऑन द टेस्ट स्कोर. इफ यू गेट माय ड्रिफ्ट हियर, हो ये रहा है कि आपको एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बड़ी अच्छी चीज है, दूसरी तरफ पूरा का पूरा सिस्टम वैसे ही है जैसे पहले.
इम्तिहान भी होंगे, ये भी देखा जाएगा कि उनको 2 + 2 4 आता है, ये नहीं आता, एक फिक्रा पढ़ना आता है, ये नहीं आता. व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद द लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन? नथिंग, राइट? आपका टाइम टेबल भी उस तरह से होगा कि आपने 30 मिनट के पीरियड के बाद जो है अगला पीरियड शुरू करना है. तो अगर वो लर्नर सेंटर्ड हो तो आप कैसे ये कर सकते हैं? यू नीड लॉन्गर ब्लॉक्स एंड ऑल दैट. अच्छा, अब अगर आप ये फिर भी नाफिज करने की कोशिश करेंगी अपनी क्लास में, देन यू आर ऑब्वियसली नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द अथॉरिटी, the statutory authority, but some higher authority in your own mind, which is a figment of your imagination, right? कि भाई ये मैं तो ऐसे ही करूंगी, और जब आप मैं तो ऐसे ही करूं कि फ्रेमवर्क में चली जाएंगी, then you are actually resisting the statutory authority and the way the school works and the whole grammar of schooling and all that. Do you get that? And that is the problem with some of these traveling reforms. Well, I hope that I have responded to your question, Bush. या somehow तो फिर अच्छा. या तो फिर मेरा मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने कहा कि तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि यानी मेक मोरल पर्पस मेरा होगा, क्योंकि अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्टिंग हाँ. सिस्टम के थ्रू हो रही है तो उसका मतलब ये है कि वो इम्प्लीमेंट ही सही से नहीं हो रही. तो क्या जो ये पॉलिसी है इसकी इंटेंशन में या फिर इसको बनाने वालों ने ये सोचा है कि यानी ये ये जब इम्प्लीमेंट होगी तो टीचर्स के पास जो है या जो भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पे, जैसे फॉर इंस्टेंस टीचर्स, तो उनके सिस्टम में उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा, तो उनका कोई मोरल पर्पस होगा. नहीं, वो रेजिस्टेंस, एजुकेशन इज नॉट अबाउट रेजिस्टेंस. तो पॉलिसी कभी रेजिस्टेंस नहीं सिखाती है आपको. ये आप याद रखिए, अगर आपके ज़हन में ये है ना कि पॉलिसी आपको ये सिखाती है कि रेजिस्ट कैसे करना है. पॉलिसी इज पॉलिसी, इट हैज टू बी एनफोर्स, राइट? और पॉलिसी ऐसे ही होती है या कि आप कल से ये करना शुरू कर दें. तो अब अगर आपको ये कहा जाता है कि ये करना शुरू कर दें, लेकिन सपोर्ट नहीं पूरी तरह से किया जाता, या आपका कल्चर भी वही है, बाकी सारी चीजें वही है, एक ये नई चीज आ गई, आई तो गेट आप उसको कुछ से कुछ बना लेंगे ना फिर. या आई गेट ये बात है सिर्फ. और आई विल शो यू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू पुट दिस इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, बिकॉज हमने रिसेंटली आई हैड प्रेजेंटेड इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस द 5 ways in which the system enters the classroom, which I mean, I was thinking about this paper yesterday when I actually got hold of it, and I thought कि ये जो भी बात कर रही हैं ये बिल्कुल मैप कर रही है to what I had talked about in that presentation. But of course, वो उस वक्त मैंने पढ़ा होता ये पेपर तो I would have quoted from this as well. But वो तकरीबन एक जैसी बात है, but I will show that to you later. ये समझ लीजिए कि रिफॉर्म कहीं और से चल के हम तक पहुंची है, ये बात तो साफ है ना. और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने लर्निंग में बहुत इंप्रूवमेंट किया है विदाउट बीइंग लर्नर सेंटर्ड एज वेल. और उसमें जो फार ईस्ट के मुल्क जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो टिम्स में और इस तरह के जो इंटरनेशनल कंपैरेटिव असेसमेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छी नजर आती है, टॉप करते हुए नजर आते हैं. बट दे हैव देयर ओन एक्लेक्टिक फिलोसफी अबाउट व्हाट टीचिंग शुड लुक लाइक. ठीक है, तो ये उस तरह से कोई यूनिवर्सली गुड नहीं है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन. इट इज एक्चुअली कंटेस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल. हम तक जब पहुंचती है ऑन द विंग्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेदर मल्टीलैटरल और बायलैटरल, तो उसमें एक तरह का यहां पर जिस तरह से उसको रिसीव किया जाता है वो क्रिटिकल एंगेजमेंट नहीं होती उससे. यानी हम ये नहीं इंश्योर करते कि जो भी आइडिया हम तक ट्रेवल करके आ रहा है उसको पहले हम असेस करें, उसको अडेप्ट करें, उसकी एप्लीकेबिलिटी पे रिफ्लेक्ट करें, और फिर उसके बाद हम देखें कि इन व्हाट फॉर्म एंड इन व्हाट कंटेंट कैन इट बी एक्चुअली implemented in our cultural context. ये किए बगैर जब हम किसी भी चीज को उठा के क्लासरूम में पहुंचाते हैं तो वहां पे एग्जिस्टिंग contextual realities work against it, and they adapt
the reforms in ways that make that reform compatible with the local ethos, local values, and so on. And when that happens, it becomes something else. Let me tell you what learner-centered education becomes. Learner-centered education, for example, requires children to sit in not in rows, right? So they should be able to form groups and talk to each other, and and that is a good thing. That's the way it should be. अब आप ये देखेंगे कि हमारी जो क्लासरूम्स हैं उनमें वो ग्रुप सेटिंग में बिठा देते हैं, वो ग्रुप में बैठ के भी सबक याद कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट्स भी आपको, अगर आप टीचर हैं तो इसी बात पे असेस करेंगे कि मेरे बच्चे के नंबर जो हैं इस टीचर ने अच्छे दिलवाए उसको आखिर में, या नहीं दिलवाए. I was a teacher of physics myself, and I was teaching at a school in Lahore, जिसमें ये दोनों ए लेवल वाले और मैट्रिक वाले जो है साथ साथ बैठते थे. मतलब साथ साथ एक क्लास में ही अलग अलग क्लासेस थी. तो जब मैं मैट्रिक वालों को पढ़ाता था तो मैं अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज करना पड़ता था. उनको अगर टेस्ट में आपने अच्छे नंबर दिलवाने हैं तो आप और तरह से पढ़ाएंगे. ए लेवल्स को और ओ लेवल्स को पढ़ाना है तो और तरह से पढ़ाएंगे. मकसद दोनों के लिए एक ही है, इनको टेस्ट में अच्छे नंबर दिलवाने हैं. और अगर वो जो भी असेसमेंट है वो लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की वजह से बेहतर होगी तो फिर हम वो करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. तो देयरफॉर हमें लर्नर सेंटर्ड को चेंज करना पड़ेगा, विच इज व्हाट वी डू. ओके, तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो अभी देखें ये 5 जो हमने दरवाजे बनाए हैं. इसमें पहला टाइम, हाउ लेसन्स आर स्केड्यूल्ड, पेस्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरप्शन. अच्छा, अब ये क्लासरूम में ये टीचर हैं, ये हम अस्यूम कर लेते हैं बुशरा कि आपकी तरह ये इन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया है कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इज अ ग्रेट थिंग, और अब ये उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही हैं. लेकिन she is in a school in which time is structured as a mandate. You have a timetable. You not only have a timetable, you have a curriculum, and you know कि अगर आपने उसको कवर करना है तो आपको राशन करना पड़ेगा ना. आपको ये पता होगा कि अच्छा मैंने इतना पढ़ाना है आज, फिर उसके बाद आगे निकल जाना है, फिर चलते रहना है. रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी. I will not be able to cover all that. और बात स्कूल सिस्टम, इवन प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स, आई थिंक ये बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं कि वो थ्रू पेसिंग गाइड्स, सरकारी भी करते हैं. केपी में उन्होंने एक पेसिंग गाइड बनाई हुई थी और मॉनिटर्स जाके देखते थे कि वो उनके पास ये लिखा होता था कि आज उसको क्या पढ़ाना चाहिए. और फिर वो जब जाता था देखता था कि वो पढ़ा क्या रहा है, पीछे तो नहीं रह गया, आगे तो नहीं, बहुत तेज तो नहीं चला गया. तो वो इतना आपने उसके ऊपर एक तरह का चोक होल्ड रखा हुआ है कि आप अच्छा, अब लर्नर सेंटर्ड के लिए तो आप ये नहीं कर सकते. लर्नर सेंटर्ड के तो आपको बड़े ब्लॉक्स चाहिए. यू वांट चिल्ड्रन टू एंगेज विद द प्रॉब्लम and then come up with ideas, come up with their solutions, then justify those solutions, then put them up for debate. And then as a process of the outcome of that debate, with debate as a process, the outcome of that debate will be कि अच्छा जी हमने ये सीखा है मिलके. You create knowledge in a community. तो ये तो नहीं आप कर सकते कि आप 30 मिनट के बाद आपने आगे चल पड़ना है, right? So this works against learner-centered education, as it works against many other reforms as well. And tools. अब अगर आपने इंस्ट्रक्शन को लर्नर सेंटर्ड रखना है तो फिर खाली किताब से तो नहीं काम चलेगा आपका. You need to create tools for inquiry because this is now a community of inquirers. आपके पास सिर्फ किताब ही है या कुछ चार्ट्स हैं. So that also works against. That's the way the system enters. System enters the classroom through a textbook, not through other kinds of materials, or doesn't permit other kinds of materials that can be used then to anchor your learner-centered education in that. The training. Now they may train you in a particular method of teaching as part of your CPD. अगर कर भी लिया आपने एक ट्रेनिंग एक दिन की उस पे, तो जब आप वापस अपने क्लासरूम में आएंगी तो यू विल नॉट
have the coaching, the mentoring, the ability to talk to other teachers and to see what works, what doesn't work, and so on. So the system denies that, but enters through short spurts of training and so on, which doesn't help you at all. आपके जो incentives हैं, no teacher will be recognized for learner-centered education in her classroom. She'll be recognized for how well her students do in their papers, the final examinations, whatever it is. And it has happened. It keeps happening. Even in Punjab, when they had, not too long ago, when they had these universal examinations, which they have restarted, there was this problem of these exams constituting a kind of a perverse incentive for the teachers. तो अगर आपकी जो नौकरी है उसका सारा दारोमदार इस पे है कि आपके बच्चों के नंबर जो हैं वो ठीक आए, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आए, तो फिर that's what you will focus on rather than learner-centered education. So incentives will interfere. Feedback loops will interfere with it in a big way. ये किसी ने classroom observation tool की बात की थी, शायद इमरान आपने की थी, राइट? और आप ये देखिए कि अगर आपने क्लासरूम प्रैक्टिस को उस टूल की नजर से देखना है और उस टूल को बेसिस बना के आपने जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको डिजाइन करना है, तो फिर इट विल नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन एट ऑल. सो द एंटायर फीडबैक लूप जो है उसमें कहीं पर भी सपोर्ट फॉर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं आएगी. और अगर ये आप करंट सिचुएशन देखें कि जो है ऑल ऑफ दीज 5 doors, that you can also think about what needs to change in order for the learner-centered education to happen in the classroom. And that is where then the focus of reform should be rather than only on the teacher. Okay, so I will stop here and then open it up again for conversation. जो डॉक्टर इरफान ने अभी हाउ सिस्टम इंटर्स into the classroom की वाली बात की, तो इट रिमाइंड्स मी इस ऑथर ने जो है इन्होंने एक बात की थी, अब वो मैं डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पा रही, लेकिन कुछ यूँ था कि अगर फॉर इंस्टेंस आप एक लेवल पे एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन दूसरी लेवल पे जो कि उस पर डिपेंडेंट यानी इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों लेवल्स, और उस पर नहीं कर रहे हो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, अगर लर्नर सेंटर्डनेस की बात आ भी जाती है, तो वो मोस्टली क्लासरूम लेवल पे आती है कि टीचर कैसे बिहेव, यानी टीचर और उसके साथ उनकी टीचिंग वाली या इंस्ट्रक्शन वाली रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए. लेकिन अगर फिर जो करिकुलम उस क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है, यानी उस रिलेशनशिप का जो बेस है, अगर उस करिकुलम में स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्डनेस की एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है, तो फिर तो वो फ्यूटाइल हुई. कि अगर करिकुलम कैसे बने, करिकुलम में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, अगर उस पे लर्नर की यानी ओपिनियन ना हो या उस पे ना तवज्जो दी जाए, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हो जाती है. हम्म. ये ठीक आपने, आई थिंक you pointed it out correctly, pretty much in the word, not in the same words, but जो उसका substance है वो यही है. The word for it is systemic reforms, right? कि आप किसी एक चीज को ठीक करने की अगर कोशिश करेंगे और बाकी सारी चीजें जो उस एक चीज पे इम्पैक्ट कर रही हैं उसको बिल्कुल भूल जाएंगे, तो it's not going to work. So you will have to look at all of those 5 doors and see whatever enters through those doors into the classroom is well aligned. लेकिन सर जब ये डिस्कशंस हम करते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे आई फील कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सारी चीज़ें. मतलब अगर एक छोटा सा भी आप क्लासरूम में कोई एक दिन का भी कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हम पॉलिसी लेवल पे शायद उसको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करते हैं. उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं. तो पूरे सिस्टम लेवल पे फॉर इंस्टेंस अगर कोई गवर्नमेंट आती है, तो शायद कोई इंटरनल पॉलिटिकल उनके ड्राइवर्स हों, यानी कि एक पॉलिसी को वो लाना चाह रहे हैं और वो बहुत रश कर रहे हैं उस पर, तो फिर वो उसको यानी उस चीज़ को बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये क्लासरूम की डायनेमिक्स क्या हैं, तो यानी ये सिर्फ
एजुकेशन सेक्टर यानी की फेलियर या फिर उसमें ओवर सिंप्लीकेशन, बल्कि पूरा मुझे लग रहा है इसमें सारी सोसाइटी फिर स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कोहेरेंस होनी चाहिए, आप सिस्टमेटिक या फिर सिस्टेमिक। हाँ, देखिए आप तो ये इस वक्त एज एन एकेडमिक किसी एक खास प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। योर एम इज एकेडमिक। आप किसी भी रिफॉर्म को लेकर के जो नहीं सक्सीड कर रही, बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर एविडेंस एग्जिस्ट कर रहा है, एविडेंस क्रिएटेड इन कंट्रोल्ड सेटिंग्स through randomized controlled trials that they actually work to improve learning. वैसे बहुत सी ऐसी रिफॉर्म्स के नाम भी लिए जा सकते हैं। This targeted instruction program, teaching at the right level, structured pedagogy, ये सारी चीजें जो हैं they are seen as इनके लिए एक टर्म भी यूज हो रही थी ना डॉक्टर फरा, इट वाज क्या कहते थे इसको, बेस्ट बाइज या आई डोंट नो, गुड बाइज, समथिंग लाइक Smart दैट। buys. Oh, smart I think buys, they're yeah. smart buys. Yeah. Yeah. So they're smart buys कहा जाता है क्योंकि they are seen as it's very good rigorous evidence produced mostly by the economists of education that these are great. So the economics of education is really great, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि they produce that evidence in controlled settings. So जब आप ये मान जाते हैं उनकी बात कि oh great, this is great just because you say so and because your numbers are telling us that, when then you go into the actual settings and when the rubber hits the road you find कि ओहो इसमें तो कुछ और भी मसाइल हैं, इसमें तो कल्चरल मसाइल हैं, इसमें द लेंथ ऑफ द पीरियड टाइम के मसाइल हैं, टूल्स के मसाइल हैं, वो सारी चीजें जो अभी मैंने गिनवाई हैं आपको। And when that happens, you can pinpoint exactly why this particular reform, actually you can preempt and tell them, look, you're going to make a mistake when you will go on scale if you think that you have it in your hands, you don't, right? So from where you stand, Bushra, you can actually, if you were interacting as an advisor to the Secretary Education in the federal government, in a fictitious world, अभी तो आप माशाल्लाह यहाँ पे स्टूडेंट हैं, in the future world, not the fictitious world, तो उस वक्त आप उनको बता सकती है ना कि देखिए ऐसे नहीं होता, there are these 5 doors and इसमें हर एक को कंसिडर करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। तो फिर उनको बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रही तो then there will be political imperatives to do something which everybody knows will not work. In which case, people should then wait for the failure to happen, because it will happen, right? And you know we've seen that happen all the time, right? तो इस वक्त मकसद ये है कि अगर आपने फर्ज करेंगे एक पेपर लिखना हो on structured pedagogy, तो आप ये देख सकती हैं कि what are the ways in which structured pedagogy will fail when taken into the classroom of a particular district in Punjab. तो मकसद ये है, by discussing such things in this group, it helps you understand the failure, but it also helps you understand what will it need to actually succeed. पहले तो आपने ये तय करना है ना कि यार is it a good thing or not, and that requires critical engagement with the idea itself before it is even piloted. A learner-centered education, all right, this consultant is saying that this is a great thing. Well, let's look at its history. और उसके लिए हमने पहले ही आपको वो जो Foucaultian genealogical approach is just one way of doing it, right? Let's just look at how, under what conditions this idea originated, whether it has worked in those other countries also, from where it has been brought to our shores, right? तो आपको शायद पता चले कि नहीं यार इस वक्त तो let's be a little cautious about accepting some of these ideas in the first place. ये एक first level of yours, studying some or engaging with an idea. The second is when you've accepted it, then you pilot it, of course. But piloting might tell you, because piloting always happens in controlled conditions. It'll tell you that this will, succeed and that it's a great thing. Then is the analysis of it in the terms of the systems, in the terms that we've just talked about.
और ये सारी कहानी जो आपको, इनका नाम बड़ा मुश्किल है जो ऑथर है, मैं उनको उसको प्रोनाउंस करना मुझे मुश्किल लगता है, ये जो भी हैं शुविलिस्क या समथिंग लाइक दैट, ये बता रही हैं कि देखें, मेरे ख्याल में इसकी 2-3 मोटिवेशंस हैं। अ, कुछ लोग समझते हैं अच्छी है, देयर इज एन इंटरनल मोटिवेशन, जैसे इमरान ने शुरू में बताया था, दिस आल्सो एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट इट्स हियर एंड देन पीपल इम्प्लीमेंट इट एंड दिस इज व्हाई इट फेल्स। और उसमें वो टीचर आइडेंटिटी का जो पहलू है वो तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, द टीचर प्रोफेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी। वो टीचर अगर खुद ही ऑथोरिटेरियन है इन हर लाइफ, विच मेनी ऑफ अस आर इन आवर फैमिलीज एंड इन आवर लाइव्स अदरवाइज, तो हमने वहां पे कौन सी फिर अपनी क्लासरूम में कैसे एक लाइफ, एक नई वर्ल्ड एनेक्ट करेंगे जिसका हमारी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है बिल्कुल। वो भी एक मुश्किल है। One thing that's worth discussing a little bit is कि one तो एक तो systemic coherence की बात है, and then also जी कि particular interventions and reforms when they travel तो वो morph हो जाते हैं, and then they contextual realities are against them. An interesting thing that the author brings up is कि जो इमरान ने शुरू में 3 narratives किए थे that support learner-centered education, so whether it's cognitive या emancipatory या preparatory, for all 3 of them, the accountability measures are very difficult to pin down and connect to teachers, irrespective of the context, whether it's an LMIC context or a US context. So, if you want to look at economic outcomes, जो कि आपके preparatory narrative के साथ associated है, or emancipatory narrative के साथ associated, whatever the outcomes may be. So they really cannot be linked to teachers in any meaningful way. But that's also something to think about. और जब हम when we look at success of initiatives, we're measuring some form of these metrics. So some reforms, I think, are beyond metrics, or they cannot be very easily tied to metrics. And that's also something to really think about when we review reforms and think critically about whether they'll work in the system or not. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक बहुत से जो आप जैसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट लेवल पे अगर देखना है आपने कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन का इफेक्ट अगर आपने देखना है इन टर्म्स ऑफ अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर एग्जांपल, और वर्कर हु इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर, तो मेट्रिक्स आपके पास है नहीं, अगर हैं भी तो भी आप उनको यू नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेजर देम विद इन द टाइम स्पैन ऑफ अ ईयर, जिसमें आपने वो करिकुलम इम्प्लीमेंट करना है। तो जो मीट्रिक्स अवेलेबल हैं आपके पास वो सिर्फ यही है कि एट द एंड ऑफ इट द स्टूडेंट्स हैव लर्नड समथिंग और नॉट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू लुक एट। इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स दैट ऑल ऑफ अस कीप टॉकिंग अबाउट, लर्निंग पॉवर्टी, फाउंडेशनल लर्निंग, असर, 5वीं जमात के रिजल्ट, 8वीं के रिजल्ट वगैरह, तो उसमें हम क्या देख रहे थे? उसमें कभी किसी ने ये देखा है कि लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन जो थी वो थी उस कॉन्टेक्स्ट में, ये नहीं थी। दैट्स नॉट रियली व्हाट यू लुकिंग एट। सो ये आउटकम्स जो हैं ये स्ट्रिक्टली अथॉरिटेरियन टीचर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो इसलिए आई थिंक वी clearly and that's exactly what I'm saying when I'm saying that the feedback loops, the assessment, etc., the structure of the school is completely aligned with the metrics that we have just talked about, and not with the requirements of learner-centered education. So we rhetorically accept an idea that just looks good. It sounds good. It sounds very egalitarian and emancipatory and so on, but there is no way in which we can actually implement it in our classrooms. We just keep doing what we are doing. When we try and implement it, we make children sit in groups and pretend that somehow it has become learner-centered by creating those circles. Yeah, so there's always a leap of faith there, I'm assuming. जी, और अगर हम उसको लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन समझते हैं तो देन दैट इज वी जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स, एंड सो एंड दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द ग्रुप आल्सो टू रियलाइज दैट मकसद क्रिटिक का यही होता है कि अगर आप जो चीज आपको नजर आ रही है उसको आप क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकें फॉर व्हाट इट इज, rather than pretend that it's something else.
So any other thoughts or comments? So on this note, I think we can conclude this, Dr. Farah. And there are a couple of other papers also that I've lined up. तो वो और कुछ आपने भी शेयर की है एक list. We should also ask the other regular participants if there is something that they want to read. So that can be shared with us, and so that we have a good set of papers that we can continue to read. There's also the incentive for all of us to identify a problem that we can make use of these frameworks to think more clearly about and to help write, develop manuscripts that you can then publish as well. तो आप उसको मैं बार बार याद कराता रहता हूँ आपको उसको ज़हन में रखिए. I think we can make use of the WhatsApp group as well. अगर आप लोगों की नज़र से कोई अच्छा पेपर गुजरे that you want to read, please feel free to share. जी बिल्कुल. आप सबका बहुत शुक्रिया अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकालने का. It's always a pleasure. So inshallah, until next week.